क्या आता है। तो ग्राफ में सबसे पहले कहता है कि हम जब भी ग्राफ एक बनाएंगे तो उसमें हमेशा एक्स एक्सिस पे टाइम को रखा जाता है, हमेशा एक्स एक्सिस पे रखते हैं टाइम को, और वाई एक्सिस पे हम लोग रख सकते हैं स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, सबको रखेंगे वाई पर, लेकिन टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे ही होगा। तो ये जो ग्राफ देख रहे हैं एक इंक्रीजिंग स्पीड, मतलब कि एक जो है मतलब कि फिक्स एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। जैसे कि पहले कुछ टाइम में 10 किलोमीटर गया, फिर अगले आधा घंटा में भी 10 किलोमीटर, फिर उसका अगले आधा घंटा में 10 किलोमीटर, एक ही यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। तो उसका जो ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन बन रहा है, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। और देखिए डिस्टेंस और टाइम का जो स्लोप है, डिस्टेंस और टाइम का जो यहाँ पर स्लोप निकालेंगे वो हम लोग का होगा स्पीड। आगे बढ़ने के लिए स्लोप निकाला जाता है और पीछे जाने के लिए एरिया। मान लीजिए कि अगर स्पीड टाइम का ग्राफ रहता है तो ऐसे मान लीजिए कुछ रहता है, तो वहाँ इतना दूर रहता है, तो इतना दूर का एरिया निकलते हैं ना, तो हम लोग डिस्टेंस रहता है। एरिया से डिस्टेंस निकलता है और स्लोप से मान एरिया आगे पीछे जाने के लिए और स्लोप आगे जाने के लिए। अगर कोई चीज़ रेस्ट में है, अगर कोई चीज़ रेस्ट में किसी के रेफरेंस में, तो उसका जो है एक एक्सिस से पहले, मैं 10 सेकंड पहले भी वहीं था, 20 सेकंड बाद भी वहीं पे, 30 सेकंड बाद, तो उसको जो है वो एक एक्सिस से पहले, रुका हुआ के लिए पैरेलल, रुका हुआ जो एक एक्सिस से पहले, एक यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ऐसे बनेगा। यदि कोई वस्तु एक समान चाल से गतिशील है तो चाल समय ग्राफ एक सरल रेखा होगी। देखते हैं, जैसे कि स्पीड है, यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, यहाँ पे हर जगह डिस्टेंस था, यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है। स्पीड और टाइम का जो है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, समान यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब कि 20 सेकंड बाद भी 20 की स्पीड से चल रहा है, 40 सेकंड बाद भी स्पीड के 20 उसका 20 ही है, मतलब जब इतना भी देखिए उसका स्पीड जो बिल्कुल फिक्स है, स्पीड लॉक है, उसका जो है इसे बनेगा। और उसका डिस्टेंस निकालना हो और इतना दूर में कितना चला है, इसके एरिया निकालेंगे तो उससे डिस्टेंस पता चल जाएगा। यदि वस्तु असमान चाल से चलती है तो उसका दूरी समय ग्राफ जो है कर्व लाइन होगा, मतलब थोड़ा देर कभी 10 मिनट गया, फिर 20 मिनट गया, फिर 30 मिनट गया, फिर 40 मिनट गया, तो इसको सब पॉइंट को जुड़ेंगे तो कर्व लाइन टाइप आएगा, कोई फिक्स स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। और हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, जब वेलोसिटी के लिए भी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ है, तो इससे हम लोग का वेलोसिटी निकलेगा। इसका भी स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप निकालने के लिए BC/AB में tan थीटा का मतलब tan थीटा इक्वल टू क्या होता है P/B निकालेंगे तो हम लोग को उसका वेलोसिटी निकलेगा। BC निकालने के लिए 20 - 10 यहाँ पे किया हुआ है, और फिर AB निकालने के लिए 40 में से 20 किया, तो 0.5 मीटर पर सेकंड हम लोग का वेलोसिटी निकल गया। हम लोग का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसके एरिया निकाल लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए उसका एरिया निकाल लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है, बिल्कुल एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है तो एक सरल एकदम सीधा रेखा बना है। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हमेशा एक्सेलरेशन देगा, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, और एक फिक्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलेगा तो स्ट्रेट लाइन देगा। वेग समय ग्राफ की ढाल CV/AB से त्वरण होती है, यहाँ पर निकाल सकते हैं वेग, और उसमें जो है रिटार्डेशन हो रहा है तो इसे उल्टा स्लोप बनेगा, और एक्सेलरेशन हो रहा है तो ऑरिजिन से निकलेगा, इसे जाएगा। लेकिन अगर रिटार्डेशन होगा तो पहले से उसका कुछ स्पीड था, इसलिए यहाँ से ग्राफ ऑरिजिन से ना होकर यहाँ से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे नीचे जाएगा। यहाँ पर रिटार्डेशन का भी निकाला हुआ है। असमान त्वरण भी बिल्कुल एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नहीं चल रहा है, जैसे तैसे चल रहा है, जैसे भीड़ भाड़ जाम में जैसे गाड़ी चलता है, कभी थोड़ा दूर गया कभी कम दूर गया, तो उसका जो है कर्व लाइन बनता है अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो फोर्स जनरली पड़ता है किसी को दबाना, खींचना, पुश या पुल करना, उठना, तारना, ऐंठना, जनरली जो भी मतलब कि हम लोग काम करते हैं फिजिकली वो फोर्स से, उसमें फोर्स लगता ही है। फोर्स को हम लोग देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसको 5 प्रकार से जनरली डिफाइन किया गया है कि फोर्स क्या क्या करता है, आइए उसको देखते हैं। फोर्स जो है किसी बिल्कुल रुका हुआ चीज़ को मोशन में ला सकता है, रुका हुआ है ढकेलते ही मोशन में आ जाएगा, और गति या फिर इसका चेष्टा कर सकता है, मतलब कि जैसे दीवार है, दीवार को ढकेलेंगे तो वो मोशन में तो नहीं जाएगा, लेकिन वहाँ पे चेष्टा किया गया, मतलब उसको कोशिश किया बदलने का, तो वो भी हो सकता है। या फिर कोई वस्तु गति में है उसको रोक सकता है, पहले बॉल आ रहा है, बॉल लुढ़कते लुढ़कते आ रहा है, उसको हाथ से रोक सकते हैं। लेकिन वही ट्रेन आएगा, ट्रेन को हम हाथ से रोकने जाएंगे तो वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो या तो चेष्टा कर सकता है या फिर रोक सकता है। बल किसी गतिशील वस्तु के चाल में परिवर्तन है, चाल में परिवर्तन, मान लीजिए कि कोई मतलब बॉल इधर से डूबते जा रहा था, या फिर चक्का है, चक्का ऐसे डूबते जा रहा है इधर से, उसको हाथ से या फिर डंडा से मार के उसका स्पीड और बढ़ा सकते हैं, या फिर उसको रोक के स्पीड कम कर सकते हैं। बॉल गतिशील वस्तु की दिशा बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। मान लीजिए कि बैट्समैन क्या करता है कि बॉल इधर से आता है, उसको बैट से हिट करके उसकी दिशा बदल देता है, उसको अपोजिट डायरेक्शन में भेज देता है, इधर लेग में मार सकता है, ऑफ में मार सकता है, तो उसका दिशा बदल दिया। बल किसी वस्तु की आकृति या माप परिवर्तन, हाँ
मान लीजिए कि एक स्माइली बॉल देखे होंगे, उसको दबा के आदमी ऐसे कर देता है तो उसको फोर्स से ही उसका शेप बदल जाएगा। या फिर मिट्टी का बॉल है, उसका शेप बदल सकते हैं। या फिर वहाँ हथौड़ा से मार के हम लोग पत्थर के बॉल या प्लास्टिक के बॉल को फोड़ भी सकते हैं, उसका शेप भी बदल सकता है। 5 प्रकार हो गया। रेस्ट से मोशन में ला सकता है, मोशन से रेस्ट में ला सकता है, उसके स्पीड में चेंज ला सकता है, उसको डायरेक्शन में चेंज ला सकता है, और उसके शेप में चेंज ला सकता है। शेप, डायरेक्शन, स्पीड और उसके रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, शेप, उसका शेप, डायरेक्शन, स्पीड, 3 हो गया। अब बहुत सारा फोर्स भी है जिसके बारे में मेन जो फोर्स लगता है जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जो 2 चीज़ होगा उसमें जो उसका वजन होगा उसके कारण जो फोर्स लगता है उसको गुरुत्वाकर्षण फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये जनरली जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है। और जो कम द्रव्यमान वाली वस्तु इस बल का मान तथा अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु पर ज़्यादा लगता है। मतलब कि अगर किसी का वजन कम होता है उस पर कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इससे ज़्यादा वजन होता है उस पर ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ये बहुत अधिक दूरी तक काम करता है। मान लीजिए समझ लीजिए सूरज के चारों तरफ धरती घूमता है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही घूमता है। तो ये जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर काम करता है, एक सेंट्रल फोर्स है। जैसे कि मान लीजिए ये है और ये है, तो यहाँ जो मिला के सेंट्रल फोर्स है, सेंटर पे लगता है। जैसे F=G1m1m2/r² जो फार्मूला होता है, तो ये बिल्कुल जो सेंटर मतलब कि इसकी जो केंद्रों को सेंटर पर लगने वाला फोर्स है। इस खोज जो है न्यूटन ने किए थे। इस फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज जो है न्यूटन किए थे। काफ़ी ज़्यादा मतलब कमज़ोर फोर्स माना जाता है इसको। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है उसमें एट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों पाया जाता है। उसमें इसके बारे में और देखते हैं। यह कूलम के नियमानुसार काम करता है। कूलम जो थे उनके नियमानुसार इसका प्रभाव जो है बहुत कम डिस्टेंस के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जैसे जनरेटर वगैरह में डायनेमो घुमाते रहने के लिए बनाते हैं। जनरेटर एक बार स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद भी वो घूमते रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इधर इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इलेक्ट्रिक उसको घुमाने में मदद करते रहता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह यह बल भी सेंट्रल फोर्स है। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के दोनों सेंट्रल फोर्स है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10/36 गुना ज़्यादा, मंद बल से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। तो सब ग्रेविटेशनल फोर्स से 10/36 गुना और दूर पर यानी वीक फोर्स से 10 गुना, वीक फोर्स से 10 गुना और ग्रेविटेशनल फोर्स से 10/36 गुना। उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स पढ़ लेते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है इसके जैसे कि न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और ये दोनों होते हैं एक दूसरे को मतलब बैलेंस में रखते हैं। इसका सबसे पहले कोई थी युकावा के मेसॉन फील्ड थ्योरी दिए थे। युकावा जो दिए थे मेसॉन फील्ड थ्योरी, उससे पता चला था सबसे पावरफुल फोर्स यही होता है। ये ग्रेविटेशनल से 10/38 गुना और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के से लगभग 10/38 यानी 100 गुना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से 100 गुना, गुरुत्वाकर्षण से 10/38 गुना, और जो वीक फोर्स होता है उससे 10/13 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। इसमें जो आकर्षण होता है यह बल बहुत ही कम डिस्टेंस के लिए लगता है। न्यूक्लियर फोर्स 10⁻⁴ मीटर, 10⁻⁻⁴ मीटर के लिए लगता है। ये सेंट्रल फोर्स नहीं है बिल्कुल ही। जैसे कि ये दोनों था विद्युत और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर जो सेंट्रल फोर्स नहीं है। यह बल परमाणु के नहीं पर पाए जाने वाले आवेश पर निर्भर नहीं करता है। उसको क्या चार्ज है क्या नहीं है उस पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है चार्ज के हिसाब से प्लस होगा तो रिपल्सन करने लगता है, उस हिसाब से तो क्या चार्ज है उस पर निर्भर नहीं करता है न्यूक्लियर फोर्स। और वीक फोर्स। वीक फोर्स जो होता है जैसे कि एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो आपस में फोर्स लगाते हैं उसको वीक फोर्स कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा कम डिस्टेंस के लिए होता है, इसलिए इसको उतना वीक फोर्स नाम दिया गया है। और फिर भी ये ग्रेविटेशनल से 10/35 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। और ये जो है इसके प्रभाव से ही जो रिएक्शन होता है न्यूक्लियस में, उसका पॉजिट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन बनते हैं, पॉजिट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन। हम लोग पढ़ते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। जनरली हम लोग जो फोर्स लगाते हैं और जनरली अनबैलेंस्ड फोर्स ही लगाते हैं, लेकिन अनबैलेंस्ड बोलते नहीं। बैलेंस मतलब अगर कुछ फोर्स लगाएं जैसे कि और उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, चलिए एक रस्सी पकड़ लिया 2 आदमी, अगर इधर से सेम फोर्स लगा रहा है कि इधर से फोर्स लगा, कोई चेंज नहीं हुआ तो बैलेंस फोर्स हो गया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इधर से एक ट्रॉली बांध दिया, इधर से ट्रॉली को डुराते हैं हम लोग चक्का वाला, उसमें अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है। तो जो 2 चीज़ उसमें गति आ गया तो समझ लिए वो अनबैलेंस्ड फोर्स ही है। न्यूटन का जो नियम है वो सब अनबैलेंस्ड फोर्स के लिए ही है। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट हाथ से सटेगा मतलब कि स्पर्श करेगा उसको जो कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं कि मस्कुलर फोर्स, टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, ये सब जो है। नॉन कॉन्टैक्ट में हो गया मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल, ये सब जो है नॉन बिना सटे हुए भी लग जाता है, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल, फिर टेंशन जो होता है वो सब जो है बिना टच होता है तभी लगता है।
न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। मतलब कि जनरली इसमें पता है कि जो पहले से रेस्ट में है उसको रेस्ट में ही रहना चाहेगा, जो मोशन में। जो प्रथम नियम जो है इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो के गैलीलियो जो जड़त्व दिए थे उसी पर आधारित है, लेकिन न्यूटन ने इसका अच्छे से बखान किया। गैलीलियो के जड़त्व इनर्शिया, गैलीलियो सबसे पहले इसको इनर्शिया के बारे में गैलीलियो ही बताए थे, लेकिन उसको एक अच्छे से सांचा में नहीं ढाल पाए, इसी कारण इन्होंने पहला दिया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो मतलब रुका हुआ है, रुक रहना चाहता है। जैसे घोड़ा वाली एक बैग दौड़ जाएगा तो सवारी पीछे की तरफ गिर जाता है, या फिर एक बैग से मोटरसाइकिल स्टार्ट होकर चलना रहता है। तो और इनर्शिया मोशन में जैसे कि जो है मोशन एक बैग से ब्रेक मारने पर आदमी आगे कूद जाता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और एक दूसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसमें क्या जो जिस डायरेक्शन है उसी में लग जाए। घुमान पे एक बैग से गाड़ी मुड़ान पे क्या होता है, आदमी एक दूसरे के देह पर चढ़ जाता है, वो किस लिए होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण होता है। उसके बाद न्यूटन का प्रथम जो नियम है फर्स्ट से कुछ एग्जांपल देखते हैं। बस या रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उस पर खड़ी यात्री पीछे की ओर गिर जाता है, भाई झटका लगता है। कंबल को तेज़ी से झाड़ने पर उसमें से धूल निकलता है। छड़ी से पीटने पर कंबल से धूल निकलता है। पेड़ को जोर से हिलाने पर उसमें फल और पत्ता गिरता है। और कांच की खिड़की है, उसे बंदूक से गोली मारेंगे तो एकदम बिल्कुल पॉइंटेड होल होगा, लेकिन अगर ईंटा मार फेंकेंगे तो पूरा शीशा चकनाचूर होता है, क्योंकि फोर्स जो है कितना टाइम के लिए लगता है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फोर्स जो गोली से बहुत ही कम टाइम के लिए लगेगा और वहाँ पे छेद कर देता है, लेकिन जो ईंटा मार देंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए फोर्स लगता है, इसलिए पूरा शीशा फूट जाता है। चलती हुई गाड़ी अचानक रुकने पर यात्री को आगे की ओर झुक जाता है, एक बैग ब्रेक मारता है तो आगे झुक जाता है। दौड़ता हुआ आदमी एक बैग रुक नहीं पाता है, 2-4 डेग दौड़ के रुकता है। लंबी खुद वाली खिलाड़ी को दूसरे से बढ़ते लॉन्ग जंप से पहले आदमी रनिंग बनाता है, उसके बाद जंप मारता है। एक फिक्स वेलोसिटी से चल रही रेलगाड़ी के ऊपर की और उछाली गई गेंद उछालने वाले के हाथ में लौट जाता है। ट्रेन में बैठे हुए आप ट्रेन में बैठ के बॉल कूदाइएगा तो बॉल फिर से हाथ में ही आ जाएगा। चलती बस की दिशा मतलब से यात्री की एक और झुक रहा है, और बस है, अब बस एक बैग से मुड़ता है तो एक दूसरे के देह पर जो चढ़ जाता है उसी को कहते हैं। अब लोग सेकेंड लॉ के लिए सबसे पहले मोमेंटम को समझना जरूरी है। मोमेंटम P = मास इंटू वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का जो गुना है उसी को हम लोग मोमेंटम कहते हैं। मतलब कि जनरली मूव करेगा तभी मोमेंटम होगा, जो रुका हुआ रहेगा उसका मोमेंटम 0 होगा। इसका फॉर्मूला P = mv, इसका SI यूनिट kg मीटर पर सेकंड होता है। न्यूटन का दूसरा गति नियम है उसका है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाई। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि F = m, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली टू फोर्स अप्लाइड इज इक्वल्स टू मास इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। mv जो होता है mv उसके टाइम के साथ बदलता है तो फोर्स = ma हो जाता है। तो F = ma जो हो गया इसका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो जाता है। बॉल का SI मात्रक जो है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसको याद करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका एग्जांपल देखते हैं। कराटे खिलाड़ी द्वारा एक ही प्रकार में ईंट के समूह को तोड़ देना है, उससे क्या आता है कि मोमेंटम में बदलाव आता है। तो फोर्स इतना ज़्यादा बैग से अप्लाई किया जाता है, इतना कम टाइम में ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया जाता है जिससे वो टूट जाता है। ऊंची कूदी खिलाड़ी के गिरने की जगह पर स्पंज के गद्दे को लगा देना है। अब लगा देंगे तो उसका जो है टाइम बढ़ा देगा, उसको गिरने के टाइम उसको इंक्रीज कर देगा, तो वहाँ पर फोर्स जो है उसको चोट कम लगेगा। कच्चे फर्श की तुलना में पक्के फर्श गिरने से हमारे माटी वाला जगह पर आप गिरिएगा तो वहाँ पर कम चोट लगेगा और वो आपके मोमेंटम को एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन जो पक्का वाला मोमेंटम को बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ज़्यादा चोट लगेगा। बॉल को कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे खींचता है मोमेंटम को कम करने के लिए। बॉक्सर सामने के बॉक्सर को पंच के प्रभाव कम करने के लिए सिर को पीछे, वह मोमेंटम को कम करने के लिए सिर को पीछे खींचता है। गाड़ी में उत्पन्न धक्का को बंद करने तो स्प्रिंग लगाया जाता है। जैसे गाड़ी जो है ऊपर का रोड पर एकदम जड़ लोग तो वहाँ पर सॉकर लगा दिया जाता है, स्प्रिंग लगाया जाता है, उसको भी सेकेंड लॉ का ही एग्जांपल है। मोमेंटम को जहाँ भी कम करने की कोशिश किया जा रहा है वहाँ पर सेकेंड लॉ का ही काम है। और न्यूटन का तीसरा नियम तो सबको पता ही है, एक्शन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, जो लगता है एक्शन इक्वल टू रिएक्शन होता है वही। इसे एग्जांपल देखते हैं। मतलब मनुष्य आदमी जो है नाव से कूदने पर नाव पीछे भाग जाता है, आदमी आगे कूदता है। तो या जो जेट हवाई जहाज़ है, रॉकेट का जो उड़ान बढ़ता है वहाँ पर देखिए बहुत तगड़ा वहाँ पे हीट मारता है, तभी जाके ऊपर वहाँ पे उड़ पर टेक ऑफ कर पाता है। मनुष्य का जमीन पर कब डालिएगा, आप ज़मीन पर फोर्स लगाइएगा, ज़मीन इधर से आपको फोर्स लगाएगा तब जाके पैर आपका आगे बढ़ पाएगा। बहुत ज़्यादा फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर नहीं लगता, मतलब अपोजिट फोर्स नहीं लगता, तो फिर आप पैर वहीं पर जमा ही रह जाता है। जब हवा में उड़ने लगे, चांद उन पर आदमी उड़ने लगता है। पानी में तैरना या नाव, पानी में क्या तैरते हैं हम लोग, पानी पर हाथ से मारता है आदमी फोर्स लगाता है, फिर पानी उल्टा फोर्स लगाता है, जिससे आदमी डूबता नहीं है। कुएँ से जल खींचते समय रस्सी टूटने पर पीछे गिर जाना, मान ली कुएँ से हमको जल खींच रहा है
आप पूरा दम लगा के इसे खींच रहे हैं। आप पीछे की तरफ अपना इधर फोर्स लगा रहे हैं, बाल्टी की तरफ फोर्स लगा रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है, इधर बाल्टी लगा रहा है। जैसे ही रस्सी टूटता है आदि डिसबैलेंस होता है, उसका फोर्स जो है वही पीछे गिरा देता है। घोड़ा गाड़ी को घोड़े द्वारा खींचना, घोड़ा गाड़ी में जो घोड़ा खींचता है वो भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन का ही देन है। संवेग संरक्षण के नियम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है उसको हम लोग पढ़ते हैं। जब दो या दो से अधिक वस्तु एक दूसरे पर काम करता है तो उसका पूरा जो मोमेंटम है वो फिक्स रहता है, जब बशर्ते कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा हो, बशर्ते कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा। संवेग संरक्षण में इस प्रकार किया जाता है, संवेग को कभी ना ही तो इसको क्रिएट किया जाता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। और गति करते हुए दो वस्तु टकराता है तो टकराने से पहले या टकराने के बाद उसका मोमेंटम जो है बिल्कुल बराबर होता है। उसके नियम को रॉकेट और जेट वायु जो है मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के सिद्धांत पर ही काम करता है। रॉकेट और जेट जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर ही काम करता है। गोली दागने से पहले गोली और बंदूक कुल उसका मोमेंटम जो होता है जीरो होता है, लेकिन जब गोली छूटने का बंदूक गोली के विपरीत दिशा में चलता है ताकि मोमेंटम को जीरो ही रख पाए। मान जब गोली बंदूक पहले भी जीरो था बाद में जीरो रहेगा, इसी को जीरो करने के लिए गोली इधर जाता है तो बंदूक इधर फेंकाता है। जब हवा से भरे गुब्बारे में छेद होता है तो हवा तेज़ी से बाहर निकलता है। हवा से भरे गुब्बारा है में छेद होता है तो हवा बहुत तेज़ी से बाहर निकलता है। इसी हवा के समय में परिवर्तन बराबर गुब्बारे के प्रवेग से वही बात है कि हवा जो बैलून है इसमें छेद करेंगे तो वो पूरी डायरेक्शन भागता है भी। न्यूटन के थर्ड लॉ का कहानी है। बाकी इसका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को नेक्स्ट में बनाएंगे।